वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर से ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसके लिंक है, उन दोनों वीडियो को जाके चेक करें। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उसे जारी या उसे उस रिपोर्ट को इशू कौन करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन अगर इंडिया के रेफरेंस में या इंडिया के रिगार्डिंग अगर देखें तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट को बनाती है, प्रिपेयर करती है या उसके रिपोर्ट को कौन इशू करती है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय टेकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के डेटा को लेके एनालाइज करके प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट को क्या करती है? जारी करती है। अगर हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने अलग अलग स्टेट्स के बिलो पॉवर्टी लाइन के परसेंटेज को देखा, हमने लिटरेसी रेट को देखा और लिटरेसी रेट में मेल और फीमेल के बीच में एक लिटरेसी के गैप को भी देखा। तो उन सभी डेटा को, उन सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड के 188 कंट्रीज़ की बात करें जो यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई के आधार पे अलग अलग कंट्रीज़ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसमें ये किया जाता है, उसमें इंडिया का जो एक रैंक है वो एक मीडियम वैल्यू वाले कैटेगरी में इंडिया एचडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रैंक वाइज एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को देखें तो उसमें केरला सबसे हाईएस्ट वैल्यू 0.79 के साथ एचडीआई में सबसे टॉप रैंक पे है। केरला के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब है ना। लेकिन ये तो टॉप रैंकर्स कंट्री हैं, सॉरी स्टेट्स हैं। कौन कौन? केरला, देन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। लेकिन अगर नीचे से देखें कि किन किन स्टेट्स में, किस स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट का कंडीशन ठीक नहीं है एज पर प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़। इसे अगर हम लोग इसके माध्यम से, अगर इस टेबल के माध्यम से अगर आप देखें, टेबल 3.4 में जो डेटा दिया गया है वो रैंक 2007-8 का दिया गया है यहाँ पे, और ये रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट 2011 का है। अगर अलग अलग बुक्स में अगर लेटेस्ट रिपोर्ट दिया हुआ है, अगर 2011 के बाद का अगर कोई रिपोर्ट दिया हुआ है तो आप उस रिपोर्ट को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दो, एक यहाँ पे एचडीआई की वैल्यू बताई गई है यहाँ पे, और उसके बगल में एचडीआई का रैंक उस स्टेट का एज पर 2007-8 बताया गया। तो सबसे टॉप में देख सकते हैं आप यहाँ पे केरला 0.79, दिल्ली 0.75। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आएगा कि ओवरऑल किस स्टेट का रैंक एचडीआई में सबसे ऊपर है? केरला 0.79 के साथ रैंक 1 पे। लेकिन अगर ये सवाल पूछ ले कि किस यूटी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक सबसे ऊपर है, आंसर क्या होगा? दिल्ली। ओवरऑल केरला है लेकिन यूटी में दिल्ली है यहाँ पे। तो केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। लेकिन अगर नीचे रैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन है? सबसे नीचे कौन है? 0.35 के साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। अगर छत्तीसगढ़ का इस डेटा को आप देखें तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर हम लोग 3 कंपोनेंट्स की बात करें, कौन कौन से थे? सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल और बिहार के एग्जाम्पल, ओडिशा, इन सभी स्टेट के एग्जाम्पल से कौन सी बातें सामने आ रही है? इन सभी स्टेट में लिटरेसी बहुत ही निचले लेवल पे है। आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। गोवा में सबसे कम था, तो गोवा में सबसे कम पॉवर्टी है, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा ये दिखता है, लेवल दिखता है वहाँ पे। तो आप लिटरेसी के साथ बिलो पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज कितना ज़्यादा है, कितना कम है, एपीएल का परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा है यानी, तो इन सभी कंसेप्ट को आप ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ कोरिलेट करके यहाँ पे देखें। देयर आर सीवरल सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन। कौन कौन से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल रीजन है जो इन स्टेट्स के एचडीआई के रैंक को या उस स्टेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाइएस्ट वैल्यू इन द एचडीआई लार्जली ड्यू टू इट्स इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग अराउंड 100%
लिटरेसी टारगेट। तो एसडीआई का एक बहुत बड़ा रीजन वहाँ पे क्या है कि 100% लिटरेसी के टारगेट को केरला ने क्या किया है, अचीव किया है। बट ऑन द अदर हैंड बिहार, एमपी, ओडिशा, असम, यूपी, यहाँ पे लिटरेसी रेट हमें बहुत ही कम दिखता है, और उस लिटरेसी रेट के कम होने का असर वहाँ के लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज वाले कंपोनेंट में भी एज एन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़ के आप देख सकते हैं। वहाँ पे इन स्टेट्स में ये भी दिखाया गया कि स्टेट्स शोइंग हायर लिटरेसी रेट, जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट हायर है वहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में जो लिटरेसी गैप है वो भी हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। देखिए, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो हर फील्ड में दिखता है वहाँ पे। तो लिटरेसी हाईएस्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो स्टेट बहुत ज़्यादा आगे ही होगा, बल्कि वहाँ पे ये भी देखना है कि लिटरेसी के हाई होने के साथ साथ वहाँ पे फीमेल लिटरेसी ज़्यादा है या नहीं है, या फिर कुछ यूँ कहें कि मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच में गैप कम से कम हो। गैप बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, है ना, और भी अदर वहाँ पे नेगेटिव सोसाइटल चीज़ें आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल अटेनमेंट, ये तो एजुकेशनल अटेनमेंट की बात थी जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। इसके अलावा और कौन कौन सा चीज़ जो एचडीआई को प्रभावित करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी वहाँ पे, है ना, कि कंट्री, अगर कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, लेकिन उस ग्रो करने के कारण अगर वहाँ के आम पब्लिक के जीवन में उस ग्रोथ का असर एज अ डेवलपमेंट या ओवरऑल चेंज नहीं दिखता, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज वाले कॉम्पोनेंट से जोड़ के सब देख सकते हो यहाँ पे। टू प्ले सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एचडीआई, इकोनॉमिकली डेवलप स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ पे एचडीआई की वैल्यू हमें हायर दिखती है। लेकिन इसके अलावा जो अदर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक उतना बेहतर लेवल नहीं देख सकता एज कम्पेयर टू एबव मेंशन स्टेट्स, तो वहाँ पे एचडीआई की वैल्यू भी हमें उन स्टेट्स की तुलना में थोड़ी सी कम दिखती है। अब इसके अलावा एक तो इकोनॉमिक अटेनमेंट हुआ, एजुकेशनल अटेनमेंट हुआ, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एचडीआई में कुछ स्टेट्स को हायर कैटेगरी में रखते हैं और बहुत सारे स्टेट्स को मीडियम और लोअर कैटेगरीज में रखते हैं। उसके लिए कौन कौन से रीजन्स हैं? रीजनल डिस्टॉर्शन। रीजनल डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि प्रादेशिक विसंगतियाँ, विषमताएँ बोल सकते हो, या रीजनल इम्बैलेंसेस कह सकते हैं। सोशल डिस्पैरिटीज, जो सामाजिक भेदभाव है ना, और जो कॉलोनियल पीरियड में डेवलप हुआ है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी में प्ले करता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से जो भी सोशल, इकोनॉमिक, जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं, जो भी इम्बैलेंसेस है, उसको हम लोग बहुत हद तक क्या कर सकें, कम कर सकें। इंडिया हैज़ मेड, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड एफर्ट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज द बैलेंस डेवलपमेंट विद इट्स मेन फोकस ऑन सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आप लोगों को याद होगा बच्चे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, और उस अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको ख़त्म किया गया। जमींदारी प्रथा जो पहले ब्रिटिश इंडिया में थी, उसके कारण जो लोगों के पास जो बहुत बड़े बड़े खेत थे उनको क्या किया गया, उनको उनसे लिया गया, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारा जो प्रोग्राम वगैरह चलाया गया था, ब्लडलेस मूवमेंट वगैरह चलाया गया था, भूदान आंदोलन वगैरह चलाया गया था, गांधी जी के बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर जो थे विनोबा भावे, उन्होंने कराया था। तो इन सब अमेंडमेंट के द्वारा और भी कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा सरकार ने भी बहुत बड़े पैमाने पे कुछ वैसे काम किए जिसके माध्यम से सामाजिक वितरित न्याय या एक पॉलिटिकल जस्टिस के प्रोसेस को हम समाज में क्या कर सके, प्रमोट कर सके, और रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल इम्बैलेंसेस और जो सोसाइटल जो ये है, जो आप बोल सकते हैं जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो सामाजिक भेदभाव की जो प्रथा है, उसको हम क्या कर सकते थे, कम कर सकते थे। अब अगले इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ता है, और यहाँ पे 3 मेजर बातों पे जोर दिया गया। एक है पॉपुलेशन, सेकंड वन इज एनवायरनमेंट, एंड द थर्ड वन इज डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, या पॉपुलेशन के साथ साथ हमें कैसे एक पॉपुलेशन को सस्टेन करना है, एक हेल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ कैसे हमें एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है, और पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए
कैसे हमें किसी सोसाइटी का, ह्यूमन का, या लोकल लेवल से शुरू करते हुए ग्लोबल लेवल तक कैसे हमें डेवलपमेंटल पैटर्न को रखना है, इन्हीं सब मुद्दों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से इस सेगमेंट को आप समझने की कोशिश करिए। डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट यूज्ड इन सोशल साइंसेस। डेवलपमेंट को ओवरऑल देखें और पर्टिकुलरली देखें ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, उसे एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों माना गया है? कॉम्प्लेक्स बिकॉज फॉर एजेस इट वाज थॉट दैट development is a substantive concept and once it is achieved it will address all the socio cultural environmental ill of the society। वो क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एक बार अगर डेवलपमेंट को अचीव कर लिया गया तो वो तमाम प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय जितने भी जो आप बोल सकते हैं चैलेंजेस हैं, पर्यावरणीय जो भी इलनेस है, जो भी बीमारी लायक चीज़ें हैं, उनको वो धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकती है। ये तो डेवलपमेंट का एक पर्सपेक्टिव दिखता है, एक पक्ष दिखता है, लेकिन इसके अदर पर्सपेक्टिव को देख के जो विशेष तौर पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने प्रीवियस वीडियो में, या हमने जब पार्ट ए किया था ह्यूमन डेवलपमेंट में, अमर्त्य सेन या महबूबुल हक साहब के डेफिनेशन में भी ये बताया गया था कि डेवलपमेंट का मतलब, और उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि जो ह्यूमन के लाइफ में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट या एक क्वालिटेटिव चेंज लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या एनलार्जिंग चॉइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ला सके इन मोर देन वन वे। बट लेकिन ये तो डेवलपमेंट का एक पक्ष है, सिक्के का एक पहलू, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू में डेवलपमेंट से जुड़ी हुई और भी कौन सी अदर बातों पे भी विशेष ध्यान देना है। वो क्या है? बट डेवलपमेंट इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी, वो प्रादेशिक विषमताओं को प्रमोट करता है। अगर एक एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, दूसरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम, इसके साधन ज़्यादा हैं, दूसरे एरियाज में ज़्यादा नहीं है, डेवलपमेंट का फ़ायदा एक एरिया विशेष को मिला है, अदर एरियाज में नहीं हुआ। डेवलपमेंट का फ़ायदा एक एरिया विशेष में स्पेसिफिक कम्युनिटी को मिला है, अदर कम्युनिटी को नहीं मिला। तो इसके कारण बहुत सीवियर आप बोल सकते हैं या बहुत खतरनाक परिस्थितियां भी पैदा हुई है, जिससे आप डिस्पैरिटीज, जिससे आप विषमताओं से भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़, सामाजिक जो असमताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है कि सभी लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिला है, डेप्रीवेशन, वंचना का मतलब क्या कि जिनको उसका फ़ायदा नहीं मिला है डेवलपमेंट का, जहाँ पे डेवलपमेंट के कारण चेंज, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर या पर्सनल इंडिकेटर्स की बात करें या अदर इंडिकेटर्स की बात करें या अदर कंपोनेंट्स की बात करें, वहाँ पे अगर जहाँ पे फ़ायदा उसे हर तबके के लोगों तक मिलना था, वहाँ पे अगर नहीं मिल पाया है तो उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशंस, डेप्रीवेशंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, है ना, वहाँ से लोगों का विस्थापन, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का हनन, है ना, अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों को कमतर किया जाना, मानवीय मूल्यों की अनदेखी किया जाना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारे पर्यावरणीय खतरे के रूप में, जो हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के फॉर्म में, आप लोगों ने देखा होगा, सॉइल इरोजन की बात करें, ओजोन डिप्लीशन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, जो हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ही वेरियस फॉर्म्स है, उसके फॉर्म में भी डेवलपमेंट का जो ओवर यूटिलाइजिंग जो रिसोर्सेस का है, जिसे हम लोग डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, लेकिन उसका एक अदर पहलू क्या है कि उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज एन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के फॉर्म में भी हमारे सामने दिखता है, जिसे हम लोग आने वाले पंक्तियों में या भी आगे वाले पंक्तियों में डिस्कस करेंगे। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 tried to amend some of the implicit biases, जो अंतर्निहित जो पूर्वाग्रह है, जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, and prejudices which were entrenched in the concept of human development। उसमें कौन कौन से दो बातों पर जोर दिया गया था जो उन्होंने 93 का जो रिपोर्ट निकाला गया था यूएनडीपी के द्वारा, कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टर्म पर विशेष ध्यान देना है, पीपल्स पार्टिसिपेशन और उनकी सिक्योरिटी पे, लोगों की भागीदारीता और उनकी सुरक्षा were the major issues of Human Development Report 1993. It also emphasizes on progressive democratization. Progressive democratization का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर में नहीं हो, डेमोक्रेसी ग्राउंड में कितना सक्सेस है,
लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कितना ज़्यादा है, लोगों को कितने अधिकार दिए जा रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को कितना एनकलकेट किया जा रहा है, कितना वो सोसाइटी में फ्रीडम एंजॉय करते हैं, उनके पास कितने चॉइसेस हैं, वो अपने बेसिक राइट्स को एंजॉय कर पा रहे नहीं कर पा रहे, या फिर उनके अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं भी या नहीं। ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट से आप जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है सिविल सोसाइटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि सिविल सोसाइटीज़ का मतलब क्या। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी सिटीजन्स मिलकर या सभी सिटीजन्स को एज अ कम्युनिटी ट्रीट करके और उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और उन्हीं कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन सभी सिटीजन्स के द्वारा एज अ कम्युनिटी एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव एक्टिविटी की जाती है। सोसाइटी considered as a community of citizens linked by common interest and collective activity। तो यहाँ पे भी सिविल सोसाइटीज़ के ऊपर में भी एनवायरनमेंट की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, उसके ऊपर मैंने उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय की गई है यूएनडीपी के द्वारा या ग्लोबल लेवल पर आप कह सकते हैं। सिविल सोसाइटीज इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस, शांति एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, द सिविल सोसाइटी शुड वर्क फॉर बिल्डिंग अप ओपिनियन फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्या एक मत बनाना है और सरकार को इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करना है या सरकार के पास अपनी बातें रखनी है कि कैसे हम डेवलपमेंट को सभी लोगों के लिए या डेवलपमेंट से सभी लोगों को जोड़ें और कैसे हम लोग डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग वेलफेयर प्रोग्राम्स को या वेलफेयर पॉलिसीज़ को हम पीपल के फेवर में कैसे बना सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, सिविल सोसाइटीज़ क्या कर सकती है, रिडक्शन इन द क्या कि सिविल सोसाइटीज़ को क्या करना है, एक ओपिनियन बनाना है फॉर रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो भी हम लोग सेना पे जितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। डीमोबिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी बोल सकते हैं खर्चे हैं, जो भी वहाँ पे हमारा जो एलोकेशन है बजट का, उसको थोड़ा कम करना है। ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, डिफेंस रिलेटेड वारहेड की बात करें, वेपन की बात करें, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बजाय गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाए जो आम पब्लिक से, जो कॉमन पीपल से जुड़े हुए ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पर्टिकुलरली डिसआर्मामेंट एंड रिडक्शन इन द न्यूक्लियर वारहेड्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बातें बताएगी, डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है कि मिलिट्री फोर्सेस और वेपन को कम करना डेवलप कंट्री के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे डेवलप कंट्रीज की बात की जा रही है, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि हमारा जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है, पब्लिक वेलफेयर जो हमारे कॉम्पोनेंट्स है, वहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर या ज़्यादा फंड्स का एलोकेशन नहीं कर पा। और डेवलप कंट्री से इन सभी मामलों पे क्यों ज़्यादा कंसर्न दिखाने की बात की जा रही है कि अगर उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प भी कर सकते हैं। और जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, मेल न्यूट्रिशन लाइक जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, जो मोस्टली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा दिखते हैं, वहाँ पे डेवलप कंट्री इन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की हेल्प कर सकते हैं। इन अ न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड पीस एंड वेल बीइंग आर मेजर ग्लोबल कंसर्न। आपको पता है बच्चे, वर्ल्ड में आज बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो हम लोग बात करते हैं कि सुपर पावर न्यूक्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वहाँ पे आप कह सकते हो। तो कहा जाता है कि जब जो न्यूक्लियर वर्ल्ड, इस न्यूक्लियर वर्ल्ड में पीस और सभी के लिए भलाई की उम्मीद करना तब तक बेकार है जब तक कि ये सभी कंट्रीज, स्पेशली डेवलप कंट्रीज मिलके अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म नहीं कर देते हैं या उसका डिसआर्मामेंट नहीं कर देते, तब तक हम ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक पीस और वेलबींग की ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ दिस अप्रोच, लाइक व्यूज ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय द न्यू माल्थेसियन एनवायरमेंटलिस्ट and radical ecologists, they believed that for a happy and peaceful social life, proper balance between population and resources is necessary। माल्थेसियन व्यू और न्यू माल्थेसियन व्यू पे और डिटेल में आगे बढ़ने के पहले आप इस स्लाइड को एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस में आगे डिटेल में अपनी बात रखेंगे। यहाँ पे माल्थेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थस क्या बोलते हैं,
In 1798, Thomas Malthus published his views of the effect of population on food supply. यहाँ पे population और food supply के बीच में उन्होंने अपने व्यू को रखा. His theory has two basic principles. इस basic principles को ध्यान से देखिए. हमने पार्ट ए ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इस सेगमेंट को ब्रीफ में डिस्कस किया था. As per Malthus या अकॉर्डिंग टू Malthus वो क्या बोलते हैं? Population grow as a geometric rate. Population geometrically रेट वाइज क्या करती है? ग्रो करती है. लाइक 1, 2, 4, 16, 32. दैट मीन्स क्या भी एक्सपोनेंशियल है का मतलब क्या है? बहुत ही रैपिड है, बहुत ही तेज है. बट ऑन द अदर हैंड अगर रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात करें या रिसोर्सेज के इंक्रीज की बात करें या प्रोडक्शन इंक्रीज की बात करें, वो रिथमेटिक रेट से या रिथमेटिक प्रोसेस से वो क्या करती है? ग्रो कर रही है. लाइक 1, 2, 3, 4. तो यहां पे दो चीजें क्या बताई गई है कि जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिकली है 1, 2, 4, 16, 32. लेकिन अगर प्रोडक्शन इंक्रीज की बात करें वो रिथमेटिकली है, रेट से है, जैसे 1, 2, 3, 4. तो यहां पे आप एक क्लियर कट गैप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, बहुत तेज है ना. और अगर हम लोग इसकी रिसोर्सेज की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें वहां पे लीनियर ग्रोथ आपको दिखता है. हम अभी आगे वाले स्लाइड में और डिटेल में इसे समझेंगे. अब देखिए यहां पे पॉपुलेशन थ्योरीज में क्या बताया गया है? द ग्रोथ रेट बिगेन टू इंक्रीज अराउंड 1750 वर्ल्ड के लेवल पे दिखाया जा रहा है एंड प्रेजेंटली एक्सट्रीम रैपिड. वो क्या बोल रहे हैं कि 1750 से और तरह बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में बोल सकते हैं, है ना. और आप इसको थोड़ा सा आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से थोड़ा सा कनेक्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे. तो 1750s के अराउंड में या उसके बाद ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत रैपिडली हमें ग्रो करता हुआ दिखता है. और वो क्या यहीं पे कौन सी बातें रख रहे हैं वो कि ज्योमेट्रिकली हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और रिथमेटिकली हमारा रिसोर्सेस के ग्रो करने का. तो उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पे कैटास्ट्रॉफिक स्टारवेशन. कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं बहुत ही क्षतिकारक, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी. स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? वंचना या नहीं अवेलेबल नहीं होने का कंडीशन इन फ्यूचर क्या हो सकता है? पैदा हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड में हमने वेरियस स्लाइड्स के माध्यम से थॉमस माल्थस के व्यू को यहाँ पे सामने रखने की कोशिश करी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है ये. थॉमस माल्थस वही बात करते हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है और हमारा फूड रिथमेटिकली ग्रो कर रहा है. अब देखिए इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है? इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे देखिए जो रेड वाला है ये पॉपुलेशन को दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से. और जो ये ग्रीन वाला है ये किसको दिखा रहा है? रिसोर्सेस को दिखा रहा है. अब देखिए इस पॉइंट पे ये लगभग मर्ज हो गया है और इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप को दिखा रहा है. किसको दिखा रहा है? ये गैप. तो गैप का मतलब इसे ही स्टारवेशन का कंडीशन कहा गया, इसे ही आप बोल सकते हैं वंचना का कंडीशन कहा गया है, निड्नो या हैव नॉट का कंडीशन कहा गया है. यहाँ पे आगे वाले ग्राफ से ये चीजें और क्लियर होंगी. अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम एंड वाई एक्सिस में अगर आप देखें यहाँ पे फूड सप्लाई, तो यहाँ पे देखिए 2 कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है. एक लीनियर है और एक आपका एक्सपोनेंशियल दिख रहा है. ये जो ग्रीन कलर का है जो हमारे फूड सप्लाई को दिखा रहा है. किसको दिखा रहा है? फूड सप्लाई को या फूड प्रोडक्शन को दिखा रहा है. और जी ये आप देख सकते हैं थोड़ा जो डार्क कलर का या थोड़ा सा जो रेडिश कलर का आप देख सकते हैं ये किसको दिखा रहा है? पॉपुलेशन के ग्रोथ को दिखा रहा. तो अब दोनों ग्राफ के अगर आप स्लोप को देखें तो पॉपुलेशन वाले का स्लोप क्या है? ज्यादा शार्प है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्लोप शार्प ज्यादा है, इसका अगर ढाल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या कि पॉपुलेशन ग्रो करने का रेट रिसोर्सेज के ग्रो करने के रेट से बहुत ज्यादा या फूड सप्लाई के ग्रोथ करने के रेट से बहुत ज्यादा. और इस पॉइंट पे दोनों के बीच में लेवल यहां पे बराबर हो गया है. और यहां पे क्या बता रहा है कि यहीं से आगे चलकर यहां पे जो आप बोल सकते कमी या जो एक प्रकार की जो इनएडिक्वेंसी है वो दिखना शुरू होता है. और यहीं से वार, यहीं से फेमाइन, यहीं से नेचुरल कैलेमिटीज और यहीं से अदर प्रकार के आप बोल सकते हैं यहाँ पे विपदाएं या आपदाएं आना शुरू होता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नेचुरल हो. और इसीलिए कहा गया था कि नेचुरल चेक से बेहतर है कि हम पॉपुलेशन को एज पर आवर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज वहां पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ह्यूमन के सामने ना आए. यहां पे अब आगे देखिए आगे कौन सी बातें लिखी हुई है?
तो न्यू माल्थसियन का मतलब क्या है कि माल्थस के बाद जो नए व्यूअर्स आए या फिर जो नए आप बोल सकते हैं सपोर्टर आए जिन्होंने माल्थस के व्यू को भी सपोर्ट किया और उसमें कुछ मॉडिफाई करके उन्होंने अपने व्यूज को भी वहां पे सामने रखा। कौन सी बातें लिखी हुई है देखिए यहाँ पे, देयर हैव बीन मार्जिनल एक्सपेंशन in the resources of the world in the last 300 years but there has been phenomenal growth in the human population। क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है लेकिन रिसोर्सेस या फूड सप्लाई में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, हल्का सा ही आप एक मार्जिनल ग्रोथ वहां पे देख सकते हैं। द प्राइम टास्क फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी इज टू मेंटेन पैरिटी, एक संतुलन बनाना है किसके बीच में, बिटवीन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, तो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस क्यों बनाना है, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिमल पॉपुलेशन है तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए आप बोल सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन नहीं है। ओवर पॉपुलेशन का आता है, ऑप्टिमल पॉपुलेशन का आता है, अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज की तुलना में वहां का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ऑप्टिमल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज की जितनी अवेलेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसका पॉपुलेशन वहां पे बैलेंस्ड है। लेकिन ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि किसी कंट्री में रिसोर्सेज कम है, उसकी तुलना में वहां का पॉपुलेशन या उस कंट्री के पीपल का जो ग्रो करने का जो रेट है पॉपुलेशन का वो बहुत रैपिड होना या बहुत ही ज्यादा उसका होना आप कह सकते हो वहां पे। स्कॉलर लाइक सर रॉबर्ट माल्थस was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population. Apparently, this argument looks logical. अब logical दिखता है, convincing but a critical look. इस पर critical look क्या देना है? Will reveal certain intrinsic flaws such as resources are not a neutral category. वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है आपने ये बोला कि resources की अवेलेबिलिटी है, पॉपुलेशन हमारा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है हमारा, तो वो पॉपुलेशन बढ़ता हुआ पॉपुलेशन या एक्सट्रीमली ग्रो करता हुआ पॉपुलेशन को हमारा अवेलेबल रिसोर्स सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज भी कोई एक न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं है कि जिसको आप लोग पॉपुलेशन के बढ़ते हुए ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है, उसमें भी चेंज आ रहा है। और वो सिर्फ कम नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारे बिना मतलब के डेवलपमेंटल प्रोसेस के कारण या डेवलपमेंट के एक ऐसे प्रोसेस के कारण जिसका ना तो हमने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्सेस हैं, लेकिन क्या वो रिसोर्सेस हर जगह हैं? रिसोर्सेस की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो इवनली होते हैं, हर जगह मिलते हैं, एयर वाटर, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस जो अनइवनली होते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हर जगह मिलते हैं लेकिन क्या वो हर ह्यूमन की पहुंच में है? नहीं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं लाइक यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, डेवलप कंट्री की बात करें, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा रिसोर्सेस तक उनकी एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं जिनके पास रिसोर्सेस के होते हुए उन कंट्रीज की उन रिसोर्सेस तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर एक कंट्रीज की भी बात करें, वहां पे भी जो रिचर लोग हैं, वहां पे भी जो धनी लोग हैं, उनके पास रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है या उनके हाथ में रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़े पीपल की कम्युनिटी ऐसी है जिनके हाथ में रिसोर्सेज तो नहीं है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें एक ग्लोबल डिस्पैरिटी, और स्टेट के लेवल पे देखें, इसमें एक कम्युनिटी लेवल पे या पीपल के लेवल पे या रिच और पुअर के बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप रिसोर्सेज के एक्सेसिबिलिटी के लेवल पे आप देख सकते हैं। रिसोर्सेज एवरीवेयर आर unevenly distributed. Rich countries and people have access to large resource basket while the poor find their resources shrinking. Poor के पास क्या लग रहा है कि उनके हाथ से रिसोर्सेज निकल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को डेवलप कंट्री या रिच लोग अपने हाथों में धीरे धीरे करके उसे क्या करते हुए लेते हुए जा रहे हैं। मोर ओवर है ना, अनएंडिंग परसुएट फॉर द कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज बाय द पावरफुल एंड यूज ऑफ द सेम फॉर एग्जिबिटिंग वंस प्रोनेस इज प्राइम कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा, एक तो हमने पहले बताया कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था कि ऑप्टिमल पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन यहां पे फिर एक अदर प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्या दिख रहा है, सोसाइटी में जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास संसाधन है, उनको बोलते हैं हैव,
और जिनके पास नहीं है उनको बोलते हैं हैव नॉट यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सोसाइटी के दो तबके के बीच में दिख रहा है। एक ऐसा कम्युनिटी जिसके पास संसाधन है उनको बोलते हैं हैव, और जिनके पास संसाधन नहीं है उनको क्या बोलते हैं हैव नॉट। और उस कारण से बहुत बड़े पैमाने पे एक संघर्ष या एक कन्फ्लिक्टल सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस नहीं होना या प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट का नहीं हो पाना। इसलिए यहां पे तीन मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस के कंपोनेंट की बात की गई है, जो है पॉपुलेशन, देन रिसोर्स और डेवलपमेंट। और ये इशू पहले भी था, लेकिन ये इशू आज मॉडर्न वर्ल्ड में पॉपुलेशन के एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रेट से ग्रो करने के कारण ज़्यादा सीवियर हो गया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के पास रिसोर्स है, और पॉपुलेशन और रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में भी पॉपुलेशन को देखना है। पॉपुलेशन और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें रिसोर्सेज की क्या भूमिका है। पॉपुलेशन और रिसोर्स है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट उस रिसोर्सेज के माध्यम से उन सभी पीपल से जोड़कर हम उस डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए आगे इंडियन कल्चर के कंट्रीब्यूशन के बारे में यहां पे बताया गया कि क्या इंडियन कल्चर पॉपुलेशन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में उसका अपना ट्रेडिशन इंडियन कल्चर का क्या रहा है। इंडियन कल्चर and civilization have been very sensitive to the issues of population, resource and development for a long time. It would not be incorrect to say that the ancient scriptures were essentially concerned about the balance एंड हार्मोनी एमंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो वो बोलते कि पुराने अगर आप देखें शास्त्रों में भी देखें, एपिक्स में भी देखें, तो वहाँ पे रिसोर्सेज के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस की बात कही गई। और हार्मोनी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज पे सिर्फ एक कम्युनिटी का या पर्टिकुलर कुछ लोगों का ही ना, उसमें सभी लोगों का उसमें क्या हो, कंट्रोल हो, सभी लोगों की उसमें भागीदारी हो, और उन अवेलेबल रिसोर्सेज के माध्यम से सभी लोगों का, सभी प्रदेश का और पूरे विश्व का भला हो सके। महात्मा गांधी इन द रिसेंट टाइम्स एडवोकेटेड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू। वो क्या बोलते हैं कि पीपल के बीच में या पॉपुलेशन के बीच में और रिसोर्स के बीच में एक बैलेंस बनाना है, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं प्रमोट करना है, और बैलेंस बनाते हुए पूरे वर्ल्ड में पीस को, हार्मोनी को, कम्युनल हार्मोनी को, सांप्रदायिक सौहार्द को, शांति को क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। He was quite apprehensive about the ongoing development, particularly the way industrialization has institutionalized the loss of morality. गांधी जी औद्योगिकरण के सपोर्ट में थे, लेकिन औद्योगिकरण का जो तरीका अपनाया जा रहा था उसके तरीके से वो सहमत नहीं थे, जिसमें नैतिकता का समाप्त होना, आध्यात्मिकता का समाप्त होना, उसमें किसी प्रकार के सेल्फ रिलायंस की बात नहीं थी, नॉन वायलेंस का उसमें होना है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे, वो किसी प्रकार के वायलेंट एक्टिविटी के सपोर्ट में नहीं थे। और सबसे बड़ी बात वो क्या बोलते हैं कि उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, उसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और एनवायरमेंटल चीज़ों के फेवर में होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग करेंगे आगे की वीडियो में डिटेल में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलपमेंटल मॉडल परस्यू विद इको फ्रेंडली वे, जियो और जीने दो की बात हमारा सतत विकास करता है कि आपकी भी नीड फुलफिल हो और जो फ्यूचरिस्टिक जनरेशन है उसकी नीड के साथ भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हमारा प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करते हुए ना होने दे या ना करे। इन हिज ओपिनियन ऑस्ट्री, एक टर्म यहाँ पे क्या है, ऑस्टेरिटी। तो यहाँ पे एक टर्म है ऑस्टेरिटी। तो ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कि डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या बोलते हैं, ऑस्टेरिटी कहते हैं। इन हिज ओपिनियन ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल ट्रस्टीशिप एंड सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल। अब देखिए यहाँ पे हायर गोल्स को अटेन करने का एज पर गांधीयन फिलॉसफी क्या है कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विशेष पे जोर देना या व्यक्ति विशेष पे जोर देना, और व्यक्ति का व्यक्ति पे भरोसा है, ट्रस्टीशिप एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि विश्वास वाला माहौल हो, और सोशल वेल्थ का मतलब क्या है कि समाज का भला हो। वहाँ पे समाज की जो सबसे बड़ी पूंजी है, समाज जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है कि वहाँ उसके पीपल जो इंडिविजुअल का एक दूसरे पे भरोसा है या नहीं है, और किसी प्रकार की वायलेंट एक्टिविटी ना हो, नॉन वायलेंस को ही। तो यहाँ पे तीन टर्म कौन कौन सा है, इंडिविजुअल ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस, इनको उन्होंने हायर गोल्स को अटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र कहा है, आप कह सकते हैं। अब इस सेगमेंट को हमें बहुत ही डिटेल में करना है अगले टॉपिक में या आने वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ में
इसको यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, गांधी जी के व्यूज़ को ही बहुत सारे ग्लोबल संस्थाओं के माध्यम से और उन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस के वेरियस रिपोर्ट के माध्यम से या वेरियस कॉन्फ्रेंस में, लाइक रियो कॉन्फ्रेंस, ब्रंटनलैंड कॉन्फ्रेंस में भी उनकी इन मूल बातों को रखा गया है, जिसके माध्यम से एक ग्लोबल लेवल पे हम एक पीस स्थापित कर सकते हैं, कम्युनल हार्मोनी को, और रिसोर्सेस को बर्बाद होने से या उसके बर्बादी को आप रोक सकते हैं। हिज व्यूज ऑल्सो री-रिकॉर्ड इन द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ। अभी करेंगे सबको लिमिट्स टू ग्रोथ। शुमाकर्स बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 74 में, और ब्रंटनलैंड कमीशंस रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रंटनलैंड कमीशन, ब्रंटनलैंड नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और उनके आप बोल सकते हैं मेंटोरशिप में ही एक रिपोर्ट किया गया था, जिसको या बनाया गया था या सबमिट किया गया था, उसको ब्रंटनलैंड कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। और इसी ब्रंटनलैंड कमीशन रिपोर्ट में ही सबसे पहली बार, याद रखेंगे बच्चे, सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास या इको फ्रेंडली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नामक टर्मिनोलॉजी को रखा गया। और 1992 में ब्राज़ील के एक कोस्टल सिटी रियो दी जनेरियो, जहाँ पे फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने कुछ साल पहले, वहाँ पे पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जिसमें 21st सेंचुरी के लिए क्या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का विजन हो, वर्ल्ड को कैसे रिसोर्सेस के डेप्लीशन से बचाना है या कैसे रिसोर्सेस को कंजर्व करना, सेव करना है, और कैसे उन रिसोर्सेस को पीपल के डेवलपमेंट से जोड़ते हुए उसे अच्छे तरीके से प्लान करके कंट्री के डेवलपमेंट और पीपल के डेवलपमेंट से जोड़ना है। उन सभी बातों को यहाँ पे एजेंडा 21 में डिटेल में रखा गया कि 21st सेंचुरी के लिए कौन कौन सी बातों को हमें रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए और पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए और हेल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आवर कॉमन फ्यूचर, आप देख सकते हैं जो हमने क्या बताया था, जो ब्रंटनलैंड कमीशंस का जो वो शीर्षक था, वहाँ पे क्या लिखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बताया गया यहाँ पे। द ब्रंटनलैंड रिपोर्ट वॉज पब्लिश 27 इन अक्टूबर 1989, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे देखी गई है, देख लेंगे इसको। चलिए आगे की अगर स्लाइड में देखें, आगे की स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजेंडा 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एक समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक दुनिया के बारे में कैसी क्या समझ है, क्या धारणीय विकास का मतलब है। और 21st सेंचुरी में, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में वर्ल्ड में रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज करते हुए क्या एक डेवलपमेंटल प्लानिंग वे होना चाहिए। एजेंडा 21 इज अ नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि नॉन बाइंडिंग का मतलब कि किसी पे ये बाध्यकारी नहीं है कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, सिर्फ एक सजेशन दिया जा रहा है कि 21st सेंचुरी में क्या एक ऑप्टिमल डेवलपमेंटल मॉडल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए होना चाहिए। अ नॉन बाइंडिंग वॉलंटरीली एंड इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे रियो दी जेनेरियो 92 में। इट इज एन एक्शन एजेंडा फॉर द यूएन अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। द 21 इन एजेंडा रेफर्स टू 21st सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंडा 21 में 21 का मतलब क्या है, तो वो 21st सेंचुरी के बारे में जो एक ऑप्टिमल डेवलपमेंटल प्लान हमारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए जो किया गया। एजेंडा 21 इज गोल टू हेल्प द एनवायरमेंट एंड वाज अग्रीड एट रियो। लोकल एजेंडा 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन पे विशेष ध्यान देंगे। लोकल एजेंडा 21 इज एजेंडा 21 इज अ लोकल स्केल, इसे लोकल लेवल पे भी एनफोर्स किए जाने की जरूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे एक स्लोगन दिया गया कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। आपको वैश्विक लेवल पे सोचना है, हमारा वैश्विक कंसर्न है, हम पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ के देखें, लेकिन शुरुआत हमारे आसपास के जो इमीडिएट सेटअप, जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट है वहाँ से होनी चाहिए। और कहा भी जाता है प्रोसीड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। आपके आसपास में शुरुआत हमेशा छोटे लेवल पे होती है और उसे एक लोकलाइज तरीके से देखें और उसके बाद लोकलाइज टू ग्लोबलाइज की ओर हमें बढ़ना है। चलिए
अगले स्लाइड में यहाँ पे एजेंडा 21 के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ब्रीफ में यहाँ पे रखा गया है। एजेंडा 21 aims to prepare the world for the challenges of the 21st century and contains detailed proposals in social and economic एरियाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोजल क्या है कि पॉवर्टी को खत्म करना, पॉवर्टी से लड़ना है और पॉवर्टी के लिए रास्ते में जो भी हडल्स है उन हडल्स को खत्म करना है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के पैटर्न को चेंज करना है, उसे डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए, और सबसे बड़ी बात उसे एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को खत्म करने की कीमत पे ना हो, उसको कंजर्व करने के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन, हमारा कंजम्पशन और हमारा एक ओवरऑल कंट्री का या पीपल का डेवलपमेंट हो। वहाँ पे डेमोग्राफिक डायनेमिक्स, वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर देना है। कंजर्विंग एंड मैनेजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जिस पे एजेंडा 21 का भी स्पेशल फोकस है। वो क्या बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं, और उस नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत एक्सेसिव कंजम्पशन के कारण जो एक एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है, जो एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो प्रॉब्लम आया है, उसको भी क्या करना है, कम करना है या खत्म करने की कोशिश करनी है। प्रोटेक्टिंग द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पे क्या बता रहे हैं कि तीनों डोमेन्स को देखिए। अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, हाइड्रोस्फेयर की बात करें, और उससे जुड़ते हुए अगर बायोस्फेयर या बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो जब तक हमारा डोमेन्स सेफ नहीं होगा, जब तक हमारा डोमेन्स के प्रति हमारी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक इस प्लेनेट में रहने वाले जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज एज अ बायोडाइवर्सिटी है, उसे भी हम सेव या कंजर्व नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलों की जो कटाई है, आपने कुछ दिन पहले नाम सुना होगा कि अमेजन फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, है ना। तो ये सारे क्यों पैदा हो रहे, क्या ऐसा कारण हमने, क्या ह्यूमन ने एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस नेचर के सामने क्रिएट कर दिया कि नेचर कॉन्टिन्यूसली, इधर नेचुरल प्रोसेस या आप बोल सकते हैं उसमें ह्यूमन प्रोसेस ज़्यादा, आप बोल सकते हैं ये है ट्रिगर, ह्यूमन उस प्रोसेस को ज़्यादा ट्रिगर किया है, वो या फिर वो ह्यूमन इंड्यूस्ड ज़्यादा है, उस कारण से भी जो डिफॉरेस्टेटेड एक्टिविटीज़ जो दिख रही हैं। Promoting sustainable agriculture among others, or several major initiatives in key areas sustainable development including लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। वो क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस भी किए जाए नैतिक तौर पे, या बोल सकते हैं कानूनी तौर पे, नैतिक बोलना ठीक नहीं रहेगा, कानूनी तौर पे, जिसके माध्यम से हम लोग बाइंडिंग कन्वेंशन कर सकें, जिसे हम लोग बाध्यकारी बना सकें और उसे कंट्रीज के पे थोप सकें कि आपको इन जो टारगेट्स है, ये जो आपके सामने जो एक लक्ष्य दिए गए हैं एनवायरमेंट बचाने के लिए, उसके वेरियस कंपोनेंट्स की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें और ह्यूमैनिटी को सेव करने की बात करें, ताकि आप उसे एक फिक्स टाइम लिमिट में क्या कर सकें, उसे अचीव कर सके। तो इस डिस्कशन में बच्चे इतनी ही बातें, मुझे उम्मीद है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से और भी जो भी आप बोल सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के कंपैरिजन और पॉपुलेशन डेवलपमेंट और रिसोर्सेस के बीच में क्या एक बैलेंस होना चाहिए, और कैसे गांधी जी ने इसके बारे में अपनी बातें रखी, और कैसे उनकी बातों को ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से, चाहे वो आवर कॉमन फ्यूचर हो, लिमिट्स टू ग्रोथ की बात करें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल की बात करें, या फिर एजेंडा 21 में उनकी बातों को रखते हुए कैसे ग्लोबल लेवल पे, है ना, कि रिसोर्सेज को बचाते हुए, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट को करने की उन्होंने बात करी है। थैंक यू सो मच ऑल।